वेलकम टू अंकित टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित आनंद और आज आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही स्पेशल वीडियो टाइम एंड टेंस का। टाइम एंड टेंस का इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह से कहीं पर भी किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा और टाइम एंड टेंस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मेरा दावा है कि एक ही वीडियो में आपके टाइम एंड टेंस के कंप्लीट जो है आपका टाइम एंड टेंस का जो भी कंसेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन बस एक बात ध्यान रखिएगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चाहे आप जूनियर स्टूडेंट हैं, सीनियर स्टूडेंट हैं, कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हैं या फिर इवन अगर आप टीचर भी हों जो देख रहे हैं, तो उससे भी मेरा आग्रह होगा कि वह इस वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक देखें और कहीं पर भी स्किप न करें। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मिलेगा आपको इसमें देखने के लिए और अंत में आपको काफ़ी खुशी मिलेगी इस वीडियो को देखकर और काफ़ी अच्छा महसूस होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम अपना वीडियो में आपके लिए 3 सवाल रखने जा रहा हूँ। यह सवाल ही आपको इसके राज को खोलेगा, क्योंकि टेंस जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। यहाँ तक कि आप समझ लीजिए कि टेंस से कुछ भी बचा हुआ नहीं रहता है, सारे के सारे चीज़ टेंस में चले आते हैं। ओवरऑल पूरा का पूरा ग्रामर, पूरा का पूरा हम लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेंगे उसका हर एक स्ट्रक्चर टेंस में चला आता है। टेंस से कुछ भी नहीं बचता है। तो सबसे पहले हम आपको इसमें हम 3 सवाल रखने जा रहे हैं। तो एट फर्स्ट पहला सवाल आपके लिए, पहला सवाल यह है कि टेंस और टाइम, इसमें 2 शब्द है, टाइम एंड टेंस। तो पहला सवाल यह है कि टाइम क्या है, टेंस क्या है, इस दोनों में क्या समानताएं हैं या क्या विषमताएं हैं। तो सुनने में ऐसा लगता है कि टाइम का मतलब समय और टेंस का मतलब काल, दोनों ही शब्द एक दूसरे से मिलता जुलता महसूस होता है सुनने में। तो लगता है लोगों को कि दोनों सेम चीज़ है, लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंट है। मैं आज के वीडियो में यह बात क्लियर करने जा रहा हूँ। दूसरा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप किसी भी बुक में कहीं पर भी टेंस एंड टाइम नहीं देखे होंगे, टाइम एंड टेंस ही देखे होंगे। आखिर ऐसा क्यों कि हर जगह टाइम एंड टेंस ही क्यों लिखे होते हैं, टेंस एंड टाइम क्यों नहीं लिखे होते। और तीसरा सवाल, यहाँ पर अगर टाइम और टेंस एक ही होते, सेम होते, तो यहाँ पर टाइम एंड टेंस न लिख करके टाइम और टेंस लिख दिया होता, यानी कि टाइम या टेंस। लेकिन यहाँ पर टाइम या टेंस नहीं लिखा हुआ है, टाइम एंड टेंस लिखा हुआ। आप किसी भी बुक में जाकर देख सकते हैं। आप ये 3 क्वेश्चन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। सामान्य तौर पर इसको समझ लेना, टेंस को समझ लेना, लोग समझते स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, वाक्य को समझने का कोशिश करते हैं। तो वह तो स्थिति तब आती है जब आपके सामने हिंदी वाक्य होता है, जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप इंग्लिश बोल रहे होंगे, इंग्लिश लिख रहे होंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्क करेंगे। हिंदी टू इंग्लिश तो एक सीखने का जरिया होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग उसको सीखने के लिए हिंदी टू इंग्लिश सीखते हैं। लेकिन हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश जब वर्क करेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, कुछ भी जब इंग्लिश में करेंगे, तो उस वक्त हमारे पास हिंदी का जो स्ट्रक्चर है, हिंदी का जो सेंटेंस है, वो हमारे पास नहीं होगा। तो इसके लिए इसके कंसेप्ट को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी ज़रूरी होती है। तो आज की वीडियो में एक एक बातें आपको क्लियर होगी। थोड़ा सा यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपका जो भी कंसेप्ट है वह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ टेंस के एक भी स्ट्रक्चर को आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा कंसेप्ट इसमें बताने जा रहा हूं कि आपको टेंस के एक भी स्ट्रक्चर को रटना नहीं पड़ेगा। टोटल स्ट्रक्चर आप खुद ही बना सकते हैं और देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा। ये भी मैं ट्रिक इसमें बताने जा रहा हूँ। वैसे तो पूरे ग्रामर में या पूरे इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस टेंस से बाहर नहीं होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लगभग 72 सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है
72 स्ट्रक्चर इसमें बेसिक तौर पर होते हैं। वैसे तो पूरा का पूरा इंग्लिश टेंस से कहीं भी बाहर नहीं आता है, इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो टेंस से बाहर नहीं जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 72 स्ट्रक्चर होते हैं। तो 72 स्ट्रक्चर को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, कहीं भी याद नहीं। आप अगर आप टीचर भी हैं तो भी अगर आप देखेंगे तो आप अपने स्टूडेंट को यह ट्रिक समझा सकते हैं कि उस स्टूडेंट को आसानी से याद हो जाएगा, और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं ऊपर के जो 3 सवाल मैंने अभी किया उस तीनों सवाल को सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ। तो चलिए मेरा पहला सवाल था कि यहाँ पर मैंने अभी अभी सवाल किया कि टाइम एंड टेंस नहीं लिख करके, सॉरी टेंस एंड टाइम न लिख करके टाइम एंड टेंस ही क्यों लिखे होते हैं, टाइम एंड टेंस ही क्यों लिखे होते हैं। तो चलिए इस बात को हम स्पष्ट करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस लेने जा रहा हूँ। एक सेंटेंस मैं ले रहा हूँ, वो सेंटेंस है, जैसे मैं एक सेंटेंस लूँगा, आई want to meet you. I want to meet you. इसका हिंदी हुआ मैं तुमसे या आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो अब अगर ये मैं सेंटेंस ले रहा हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो इसको देखने के बाद, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद कैसा महसूस हो रहा है कि मैं जो मिलने की बात कर रहा हूँ वह कब होने वाला है, प्रेजेंट में होने वाला है, पास्ट में होने वाला है या फ्यूचर में होने वाला है, कब होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि आई वांट टू मीट यू, मैं वांट कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैंने मिला नहीं है, ना वर्तमान काल में ना भूतकाल में, मैं मिलना चाहता हूँ। तो मिलना चाहता हूँ तो भविष्यकाल की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि भविष्यकाल की बात हो रही है, तो फ्यूचर का बात हो रहा है यहाँ पर। लेकिन इसका यदि हम स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें कहीं भी फ्यूचर नहीं दिखता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ये V1 है, और हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 जब आता है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर इसका जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन इसका टाइम क्या इंडिकेट कर रहा है, मेरे मिलने का टाइम क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर में इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, क्योंकि मैं वर्तमान में भी नहीं मिला हूँ, भूतकाल में भी नहीं मिला, मैं मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं मिलना चाहता हूँ। तो भविष्य की बात हो रही है, जो कि इसके स्ट्रक्चर से कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चर हमको स्पष्ट कर रहा है कि यह सिंपल प्रेजेंट में है, लेकिन सेंस हमको दे रहा है कि हम भविष्य में मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, गौर कीजिएगा तो आपको ये बात स्पष्ट होगा कि एक सेंटेंस जो है, सेंटेंस जो कहने का अर्थ ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके वर्ब का जो फॉर्म है, वर्ब के जो रूप हैं, अर्थात जो टेंस है, वह टेंस आपको टाइम के बारे में स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। टेंस आपको टाइम के बारे में स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन टाइम टेंस को स्पष्ट कर देता है। टेंस टाइम को स्पष्ट नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम टेंस को स्पष्ट। अब आप कहिएगा कि टाइम टेंस को स्पष्ट कैसे करता है। मैं यहाँ पर इसी सेंटेंस में थोड़ा सा इंक्लूड करने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, आई वांट टू मीट यू एट 5 o'clock। आई वॉन्ट टू मीट यू एट 5 o'clock, मतलब मैं आपसे 5 बजे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे 5 बजे। तो यहाँ पर टाइम क्लियर है, तो टाइम क्लियर होने के बाद टेंस क्लियर हो रहा है, लेकिन टेंस क्लियर होने से टाइम क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेंस। टाइम ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेंस के तुलना में।
इसीलिए टाइम वर्ड का प्रयोग पहले किया जाता है, टेंस का बाद में किया जाता है। अब दूसरा सवाल यहाँ पर था कि एंड टाइम, यहाँ पर तो दूसरा सवाल का जवाब तो ऑटोमेटिक मिल रहा है कि टाइम और टेंस में मैंने कहा था कि टाइम और टेंस में टाइम और टेंस ना लिख करके, मतलब टाइम या टेंस ना लिख करके टाइम एंड टेंस क्यों लिखा गया। तो जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों सेम कंसेप्ट नहीं है। दोनों सेम कंसेप्ट होते तब तो और लिखते या लिखते, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है, इसीलिए यहाँ पर और न लिख करके, हिंदी में कहे तो या न लिख करके एंड लिखा गया। और पहले टाइम क्यों लिखा गया बाद में टेंस, ये बात भी आपको स्पष्ट हो गया। अब चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसके टाइम टेंस का जो कंसेप्ट है, अभी उसके कंसेप्ट पर जब हम बात करेंगे तो हम लोग को 3 टेंस है, कितने, सॉरी 3 टाइम है 4 टेंस है, 3 टाइम है 4 टेंस है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, और टेंस 4 है। ये 4 जो टेंस है वो क्या स्पष्ट करते हैं और टाइम जो 3 है वो क्या स्पष्ट करते हैं, इस बात को अगर हम समझ लें। क्योंकि देखिए, जब हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस को या इंग्लिश बोलते वक्त कोई भी चीज़ जब हम लोग प्रयोग करने लगते हैं, जब कुछ भी लिखने लगेंगे, बोलने लगेंगे, कुछ भी ऐसा जब हम लोग करेंगे, उस वक्त हमारे सामने हिंदी स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो उस वक्त हमको उसके सेंस को समझना पड़ेगा। और सेंस के समझने के लिए कंसेप्ट को समझना चाहिए, उसके बाद स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। आज के वीडियो में मैं स्ट्रक्चर भी क्लियर करने जा रहा हूँ, जो मैंने पहले ही बताया। स्ट्रक्चर में भी ऐसा कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ कि आपको कोई भी स्ट्रक्चर याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको खुद ब खुद देखते देखते याद हो जाएगा। और उसके बाद आपको ऐसा ट्रिक और टेक्निक्स देखने के लिए मिलेगा कि आप खुद ही उसको बना सकते हैं। तो चलिए, अब हम बारी बारी से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कंसेप्ट को मैं क्लियर करूँगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, और टाइम और टेंस का कंसेप्ट भी और भी बारीकी से मैं आगे क्लियर करने जा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस लेता हूँ। सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस लेता हूँ। इसको क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम रखने जा रहा हूँ। इस डायग्राम को अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आप अपने जीवन में जहाँ कहीं भी अपने लाइफ में सेंटेंस का यूज़ करेंगे, टेंस का यूज़ करेंगे, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा टेंस होने जा रहा है, किस टेंस में इसको रखते हुए हम लोग जो है बोलेंगे या लिखेंगे। ट्रांसलेशन बनाने में तो आपको सामने में हिंदी दिखता है, और हिंदी के स्ट्रक्चर से आप क्या करते हैं, उसको ये समझने का कोशिश कर लेते हैं कि आप कौन से टेंस में। लेकिन जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, कंप्लीटली इंग्लिश टू इंग्लिश वर्क कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपके सामने हिंदी नहीं होता है। और न ही आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले उसका हिंदी सेंटेंस मन में सोचिएगा, फिर उसका टेंस समझिएगा और इंग्लिश ट्रांसलेट करके बोलिएगा, ऐसा संभव नहीं है। इंग्लिश टू इंग्लिश करने का मतलब इंग्लिश में ही समझिए और इंग्लिश में ही बोलिए। तो उसको समझने के लिए ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो प्रेजेंट टेंस का मैं पहले स्ट्रक्चर ले रहा हूँ। तो मैं टाइम को अगर क्लियर करूं तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम अगर मैं लेता हूं, ये पीरियड जो मैंने लिया है, इस पीरियड में मैं प्रेजेंट टाइम लेता हूं, तो इसके पहले का जो पीरियड होगा वो पास्ट होगा, वो पास्ट टाइम का पीरियड होगा, और इसके बाद का जो पीरियड होगा वो फ्यूचर टाइम का पीरियड होगा। देखिए, गौर से देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा कहीं पर भी, बहुत ही बारीकी से आपको समझ में आएगी। तो मैं इसमें प्रेजेंट, और मैं यहाँ पर एक टाइम इंडिकेट करता हूँ, एक एग्जैक्ट प्रेजेंट टाइम के लिए, जो वर्तमान में वर्तमान का कोई समय मैं लेता हूँ, जो कोई खास बिंदु है। खास बिंदु कहने का मतलब एग्जैक्ट, जहां मैं प्रेजेंट की बात करूं। अगर एग्जैक्ट शुद्ध रूप से प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही शुद्ध रूप से प्रेजेंट में होते हैं, क्योंकि वह खास उसी बिंदु पर, उसी समय पर, जिस समय की मैं चर्चा कर रहा होता हूं,
उस समय का बात वह स्पष्ट करता है। अदरवाइज कोई भी टेंस जो होते हैं वो एग्जैक्ट प्रेजेंट में नहीं होते हैं। तो चलिए अब हम इसके रेंज को समझते हैं। तो कोई भी सेंटेंस जिसका सेंस, जिसका अर्थ पूरे वर्तमान समय को इंडिकेट करता हो या फिर वर्तमान समय से थोड़ा फ्यूचर और पास्ट तक चले जाए, इस दोनों ही स्थिति में सिंपल का यूज किया जाता है। सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब आपके सेंटेंस का अगर अर्थ यह स्पष्ट कर रहा है कि उसमें जो वर्ब है, उसमें जो क्रिया है, वह क्रिया पूरी वर्तमान काल पर लागू हो रही है, पूरे वर्तमान समय के लिए लागू हो रही है, या फिर वर्तमान समय के साथ साथ पास्ट और फ्यूचर के लिए भी लागू हो रही है। इस दोनों स्थिति में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बात करना हो तो वह बिल्कुल उसी खास समय पर लागू होती है जिस खास समय की मैं चर्चा कर रहा होता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं कहूँ कि वह आम खाता है, तो इस आम खाता है से, वह आम खाता है से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मैं जिस वक्त बोल रहा हूँ यह उसी वक्त आम खाता है। जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हम पूरे वर्तमान समय की बात या भूतकाल और भविष्यत काल को सम्मिलित करते हुए कि वह आम खाता है, दैट मीन्स उसको आम पसंद है, वह आम खाता है, उसको आम खाना अच्छा लगता है, उसको आम खाने की मनाही नहीं है, वह आम खाता है, ऐसा स्पष्ट होता है। लेकिन यदि मैं यहीं पर कह दूं कि वह आम खा रहा है, तो मैं उस वक्त, जिस वक्त की मैं चर्चा कर रहा हूं, एग्जैक्ट वह उसी वक्त आम खा रहा होता है। तो ये डिफरेंट है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ आपको यह स्पष्ट है कि सिंपल प्रेजेंट का रेंज बहुत बड़ा है, जो कंप्लीट प्रेजेंट टाइम के साथ साथ फ्यूचर टाइम और पास्ट टाइम को भी इंक्लूड करते हुए चला जाता है। जैसे एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं कहूँ कि सूर्य उगता है, तो सूर्य वर्तमान में भी उगता है, सूर्य भूतकाल में भी उगा था और सूर्य भविष्यत काल में भी। तो सूर्य उगता है, सुबह में सूर्य उगता है, तो सुबह में सूर्य हमेशा ही उगता है, हमेशा ही उगता था, हमेशा ही उगेगा। अगर मैं कहूँ कि सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज हमेशा से पूरब में उगता था, उगता है, उगता रहेगा। तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि कंप्लीट प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट टाइम के साथ साथ पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम की भी, अगर कंप्लीट टाइम को अगर इंक्लूड कर रहा हो, अगर पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम को इंक्लूड ना भी करे, कुछ सेंटेंस ऐसे भी मिलेंगे जो फ्यूचर टाइम और पास्ट टाइम को इंक्लूड ना भी करे, लेकिन कंप्लीट प्रेजेंट को इंक्लूड करे। इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लाइन खींचा है कि कंप्लीट प्रेजेंट को इंक्लूड करता हो या फिर कंप्लीट प्रेजेंट के साथ साथ कुछ फ्यूचर और कुछ पास्ट में भी, यानी कि पास्ट या तो कंप्लीट प्रेजेंट या पास्ट से लेकर फ्यूचर तक को, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में रखें। लेकिन सेकंड वाला को भी मैं इंडिकेट कर दूं, अगर ऐसा सेंटेंस हो कि वो एग्जैक्ट उस खास बिंदु, यहाँ पर मैंने जो इंडिकेट किया है कि वर्तमान का कोई समय जो खास बिंदु हो, जिस वक्त, खास बिंदु कहने का अर्थ है कि जिस वक्त की मैं चर्चा कर रहा हूँ उस वक्त, खास उस वक्त अगर वह काम हो रहा है, तभी तो आपको प्रेजेंट का कंटिन्यूअस लेना। ध्यान रखिए, एग्जैक्ट उसी वक्त की बात होनी चाहिए, उसी खास बिंदु पर, जिस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं उसी वक्त अगर वह काम हो रहा है तो आपको प्रेजेंट का कंटिन्यूअस लगेगा। अब बारी आती है परफेक्ट की। जब परफेक्ट की बारी आती है तो परफेक्ट का मतलब ही होता है कि काम, जो भी काम है वह काम कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, काम हो नहीं रहा है,
लेकिन उसका प्रभाव अभी तक जारी होना चाहिए। अगर उसका प्रभाव जारी नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक यहाँ पर मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि वह पटना जा चुका है, इसका क्या मतलब? वह पटना जा चुका है, मेरे कहने का मतलब हम जो है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस ले रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ले रहे हैं। वह पटना जा चुका है मतलब वह पटना पहुंच चुका है या वह पटना जा चुका। अगर मैं यह कहूं कि वह पटना गया, वह पटना जा चुका है, वह पटना गया, या वह पटना जा चुका था, तीनों ही सेंटेंस को अगर देखें, अगर बारीकी से इस पर ध्यान न दिया जाए तो तीनों का अर्थ एक जैसा है। तीनों में लगता है कि वह पटना चल गया है। अगर गया में भी देखिए, वह पटना गया, अगर मैं कहूं वह पटना गया है, तो वह पटना गया है या वह पटना गया, सिर्फ एक हाय बगल से आया हिंदी के स्ट्रक्चर में तो वह प्रेजेंट का हो गया, और वह पटना गया कहे तो वह पास्ट का हो गया। सिर्फ ये हिंदी के स्ट्रक्चर में, अर्थ को अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा लगता है सब एक जैसा है, अगर बारीकी से ध्यान न दिया जाए तो। इसीलिए इस बात को जो मैं आज कंसेप्ट को समझा रहा हूँ उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही सेंटेंस आपको कंट्राडिक्शन डेवलप करता है, अगर बारीकी से गौर न करे तो या कोई टीचर है जो इसको अच्छी तरह से समझता है तो उसको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जनरली स्टूडेंट को यह कंट्राडिक्शन डेवलप करेगा। हिंदी का वाक्य देखेगा तब तो वो समझ जाएगा कि अच्छा ये स्ट्रक्चर इस टेंस का, ये स्ट्रक्चर इस टेंस का। लेकिन हम लोग जब इंग्लिश टू इंग्लिश वर्क कर रहे होंगे, तो इंग्लिश में काम कर रहे होंगे, तो उस वक्त तो हमारे पास हिंदी स्ट्रक्चर नहीं होगा, उस वक्त हमको उसके सेंस को समझना पड़ेगा, उसके अर्थ को समझना पड़ेगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम जहाँ पर थे फिर वहाँ आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत वही सेंटेंस होगा जो जिस वक्त आप बोल रहे हैं, वह खास बिंदु, जिस खास बिंदु की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, वह खास बिंदु जिस वक्त आप बोल रहे हैं उस वक्त वह कार्य कंप्लीट हो गया है, कार्य खत्म हो गया है, कार्य हो नहीं रहा है, काम पूरा हो गया है, लेकिन उस वक्त उसका प्रभाव बाकी है, प्रभाव जारी है, इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है उस कार्य का। कार्य तो पूरा हो गया लेकिन असर बाकी है। ऐसी स्थिति में हम उसको प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में रखते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस। तो चलिए, मेरा खास बिंदु ये है, इस खास बिंदु से पहले, इस खास बिंदु से पहले वह काम खत्म हो गया, अर्थात जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ, जिस समय की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उस समय पर वह काम कंप्लीट हो गया है लेकिन इफेक्ट बाकी है, तब मैं उसे जो स्ट्रक्चर दूंगा, उस सेंटेंस का जो मैं रूप दूंगा वह प्रेजेंट परफेक्ट का रूप दूंगा। और प्रेजेंट परफेक्ट का फिर स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर की चर्चा भी मैं आज ही आगे करने जा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यूं समझ लीजिए, आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरे टाइम इंटरवल, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम या फ्यूचर टाइम, पूरे टाइम इंटरवल का जो बोध कराता हो उसके लिए आप सिंपल शब्द या इंडेफिनिट शब्द का प्रयोग करें, और जो एडजेक्ट उसी खास बिंदु पर उसी समय का बोध कराता हो तब आप कॉन्टिन्यूअस का यूज कीजिएगा, और जब उस खास बिंदु पर वह काम कंप्लीट हो चुका होगा लेकिन उसके प्रभाव बाकी होंगे तब आप परफेक्ट का यूज कीजिए। और उस खास बिंदु, जिस खास बिंदु की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, उस खास बिंदु पर वह काम हो तो रहा है, उस खास बिंदु पर वह काम हो तो रहा है लेकिन वह काम काफी पहले से चलता आ रहा है,
तब हम लोग जो प्रयोग करेंगे वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, मतलब वह प्रेजेंट अर्थात प्रेजेंट टाइम में भी है, परफेक्ट भी है, क्योंकि उस समय तक वह काम जो है उस समय से काफ़ी पहले से आ रहा है, काफ़ी पहले से उसकी काम की कुछ हिस्से कंप्लीट होते जा रहे हैं, कुछ हिस्से कंप्लीट होते जा रहे हैं, लेकिन वह काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वह काम अभी भी हो ही रहा है, वह काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यूं कह लेंगे आप कि काफ़ी पहले से वह काम तो शुरू हुआ, काफ़ी पहले से यह काम तो शुरू हुआ, लेकिन यह काम खत्म नहीं हुआ है, ये इस एग्जैक्ट टाइम पर ये काम जो है ये काफ़ी पहले से चलते आते आते यह खत्म हो गया था, इसकी सिर्फ प्रभाव बाकी थी, सिर्फ प्रभाव बाकी थी, लेकिन ये पूरी तरह से काम चल रहा है, अर्थात वह काम उस एग्जैक्ट टाइम पर भी चल रहा है और काफ़ी पहले से चलता आ रहा है। फिर हम उस सेंटेंस में प्रयोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। वह परफेक्ट भी हो रहा है, अर्थात उस काम के कुछ हिस्से कंप्लीट भी होते जा रहे हैं, कंप्लीट भी होते हैं, लेकिन काम चलते भी जा रहे हैं, काम चलते, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी। तो काम जब कुछ समय पहले से होता आ रहा हो और उस वर्तमान समय में लॉन्ग पीरियड वर्क, जैसे कोई भवन बनाना, रोड बनाना, कुछ स्कूल बनाना, जो काफ़ी लॉन्ग पीरियड वर्क होते हैं। अब जैसे भोजन करना तो ये शॉर्ट पीरियड वर्क है, या कंटिन्यूअस का काम होगा कि एग्जैक्ट जिस वक्त में बोला उस वक्त वह खा रहा था। लेकिन अगर भवन बनाने की बात हो रही है तो एग्जैक्ट जिस वक्त में बोला सिर्फ उसी वक्त बन रही थी, ऐसी बात तो नहीं है, वह काफ़ी पहले से बनता आ रहा होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। इस तरह से आपको ये प्रेजेंट का जो चारों रूप है कि किस प्रकार के सेंटेंस को कैसे टेंस में रखेंगे, ये मेरे ख्याल से अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या हो तो हमसे क्वेश्चन कीजिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए या फिर व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन कीजिए एकदम बारीकी से। इसमें मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब पूरा प्रेजेंट टाइम के लिए कोई वर्क हो या फिर प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट और फ्यूचर को भी इंक्लूड करता हो तो वह प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। और यदि एग्जैक्ट मैं जिस वक्त की चर्चा कर रहा हूँ उस वक्त वह कार्य हो रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, और जिस वक्त की मैं चर्चा कर रहा हूँ उससे पहले ही काम तो खत्म हो गया हो, पूरा हो गया हो, लेकिन उसका प्रभाव बाकी हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। और जब कोई काम बहुत पहले से होता आ रहा है और वह खास बिंदु, खास समय, जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय भी वह काम होता रहा है, हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा। तो चलिए अब मैं आता हूँ पास्ट के तरफ, और इसके बाद मैं स्पष्ट प्रेजेंट का जो या टोटल जो टेंस हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, जिसका भी हो, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बारे में स्पष्ट मैं लिख दूंगा और फिर स्ट्रक्चर बताऊंगा। तो चलिए अब हम पास्ट पर आते हैं। पास्ट टाइम को प्रेजेंट की तुलना समझना आसान है। इसमें भी हम लोग एक खास बिंदु लेंगे, ठीक है, एक खास बिंदु लेंगे जो कि भूतकाल का होगा, अर्थात पास्ट का, भूतकाल का एक खास बिंदु। खास बिंदु, खास बिंदु का मतलब मैं फिर से एक बार बता देने जा रहा हूँ। खास बिंदु का मतलब वह समय, जिस समय के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो चलिए, जब कंप्लीट पास्ट को शो करने वाला कोई सेंटेंस होगा, कंप्लीट पास्ट को, जिससे उस खास बिंदु का कोई मतलब नहीं होगा, वह सेंटेंस से स्पष्ट ही नहीं होगा कि वो किस खास बिंदु की बात कर रहा है। वह सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट को शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस सेंटेंस से भूतकाल का बोध आएगा, पास्ट का बोध होगा, उसमें कोई खास बिंदु के बारे में स्पष्ट नहीं पता चलेगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग समझेंगे कंप्लीट पास्ट टाइम के लिए, और उसको लिखेंगे सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर में, उसको लिखेंगे हम लोग सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर में। और जब उस खास बिंदु की चर्चा, जैसे हम अगर कहते हैं वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, मतलब जिस वक्त की आप चर्चा कर रहे हैं उस वक्त
उस वक्त मैंने देखा कि वो खाना खा रहा था। तो वह खास बिंदु पर वह क्या कर रहा था? खाना खा रहा था। तो वह खास बिंदु पर ही वह काम कर रहा था, उससे पहले भी वह खाना नहीं खा रहा होगा, और जब आप पूछ रहे हैं उस वक्त भी जरूरी नहीं कि वह खाना खा रहा होगा। लेकिन जिस वक्त की आप चर्चा कर रहे हैं, एग्जैक्ट उस टाइम, जिस टाइम की आप चर्चा कर रहे हैं, एग्जैक्ट उस टाइम मैंने देखा कि वह खाना खा रहा था। जब ऐसा बोध हो तब हम लोग पास्ट के कंटिन्यूअस में रखेंगे। पास्ट के कंटिन्यूअस में रखेंगे अर्थात वह एग्जैक्ट उस बिंदु, जिस बिंदु की मैं और आप चर्चा कर रहा हूँ, जिस समय की मैं और आप चर्चा कर रहा हूँ, एग्जैक्ट उस समय, उस खास समय पर, उस खास बिंदु पर वह क्या कर रहा था? तो वह खाना खा रहा था। या मैं खाना का उदाहरण दे रहा हूँ, जो भी कोई काम हो वो उस खास समय पर वह कर रहा था, फिर वह पास्ट के कंटिन्यूअस में आएगा। तो चलिए, इस तरह से हम लोग समझ गए कि पास्ट के कंटिन्यूअस में किसको रखें। हाँ, मैं सिर्फ कंटिन्यूअस लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हैं पास्ट की चर्चा हो रही है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बात करूंगा पास्ट के परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मैं एक वाक्य लेता हूं, जैसे मैं एक वाक्य ले रहा हूं कि वह खाना खा चुका था। अभी मैंने कहा खाना खा रहा था, अब मैं कहता हूं कि वह खाना खा चुका था। खाना खा चुका था, उस वक्त वह खाना खा चुका था। तो खाना खा चुका था, तो अब देखिए यहां पर भी क्या बात है कि काम भी खत्म और प्रभाव भी खत्म। काम भी खत्म, प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या था? काम तो खत्म लेकिन प्रभाव जारी है कि वह खाना खा चुका है, अर्थात उसने अपना काम पूरा कर लिया। अभी अगर मैं तुरंत उसको खाने दूं तो वह नहीं खाएगा, क्योंकि खाना खा चुका है, वह भी तुरंत खाना खा चुका है, काम तो पूरा हो गया, प्रभाव बाकी है, अभी वो नहीं खा पाएगा। लेकिन यदि ऐसा कहें कि वह खाना खा चुका था, तो काम भी खत्म, प्रभाव भी खत्म। खाना तो खाया था लेकिन फिर खिलाइएगा तो खा लेगा, क्योंकि वह काफी समय की बात हो गई है। अर्थात वर्क और इफेक्ट ऑफ वर्क दोनों कंप्लीट हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं किसका? पास्ट परफेक्ट का, मतलब काम पूरा हो चुका था। या यूं कहें, हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि इतने समय की बात हो गई कि एक काम तो पूरा हो गया, अब दूसरा काम हो रहा है। एक काम पूरा होकर के एक लंबे समय से अब दूसरे काम की बात हो रही है, तो भी हम उसको पास्ट के परफेक्ट में रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जिस वक्त मैं चर्चा कर रहा हूं उस वक्त तक वह काम भी खत्म और उसका इफेक्ट भी खत्म। अर्थात मैं अगर इस तरफ से थोड़ा सा इंडिकेट करूं प्रेजेंट को, तो यह काम जो हुआ था वह बहुत पहले हुआ था, इस वक्त उसका इफेक्ट तक खत्म हो चुका है, ऐसा समझ लीजिए। तो उसको हम लोग पास्ट के परफेक्ट में रखते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर जो टेंस है, 4 टेंस, 3 टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उस टाइम में कार्य होने की बात होगी, और उस टाइम में जो कार्य होगा तो टेंस 4, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वह सेम ही सेंस देंगे, वही अर्थ देंगे। तो अलग अलग अर्थ ये होगा कि प्रेजेंट, वही 4 टेंस प्रेजेंट टाइम के लिए प्रेजेंट टाइम वाला सेंस देंगे, वही 4 टेंस पास्ट टाइम के लिए पास्ट टाइम वाला सेंस देंगे, और वही 4 टेंस फ्यूचर टाइम के लिए फ्यूचर टाइम वाला सेंस देंगे। तो इसी तरह से हम लोग फ्यूचर को भी समझेंगे। तो चलिए पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को मैं डायग्राम पर लेता हूँ। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी अगर मैं बात करूंगा, तो यह भी काम बहुत पहले से होते होते वह खत्म हो गया, उसका इवन इफेक्ट इस समय तक इफेक्ट भी खत्म हो गया। उस समय तक, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, वह खास बिंदु, वहां तक इफेक्ट भी खत्म हो गया, मतलब वह बहुत पहले की बात हो गई। वह काम भी
कभी वर्तमान में हुआ होगा, अब के लिए वह बहुत पुरानी बात हो गई। ये दोनों सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यह एक तरह से कहिए कि यह सुदूर भूतकाल में चला जाता है। सुदूर भूतकाल अर्थात बहुत पहले की बात हो जाती है, बहुत पहले की बात हो जाती है। तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस तरह से हम लोग रखते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं फ्यूचर का, कि फ्यूचर में हम लोग कैसे लेते हैं फ्यूचर टेंस। अब देखिए फिर वही बात फ्यूचर टाइम के लिए होगा। मैं यहां पर साइड में आपको स्पष्ट कर देता हूं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी टाइम हो, मैं टेंस को स्पष्ट करूंगा। अभी पहले फ्यूचर के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं अभी टेंस को स्पष्ट करूंगा कि ये चार जो टेंस हैं उसमें किस टेंस का प्रयोग कैसे, वो मैं स्पष्ट एक जगह लिख दूंगा। तो चलिए फ्यूचर को देखते हैं। फ्यूचर में भी मैं यहां पर सबसे पहले एक खास बिंदु ले लेता हूं, भविष्यत काल का कोई खास बिंदु। भविष्यत काल का कोई खास बिंदु का मतलब हुआ कि फ्यूचर टाइम के लिए वह खास बिंदु, मतलब वह टाइम, वह समय, जिस समय की मैं चर्चा करूंगा। फ्यूचर टाइम में जिस समय की मैं चर्चा करूंगा वह समय, उसी समय को हमने कहा है कि खास बिंदु या खास समय कहिए उसको। तो उस समय की मैं चर्चा करूंगा। तो उस खास समय पर यदि कोई काम चल रहा होगा, उस खास समय पर अगर मैं कहूं, आप मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं कहूं कि आप चले जाइए रात 8 बजे, वो मिल जाएगा, आप उससे ये काम फलाना काम करवा लीजिए, तो आप अगर जानते हैं कि नहीं एग्जैक्ट वो उस समय खाना खा रहा हो, तो आप क्या कहेंगे, नहीं उस समय कैसे होगा, उस समय तो वह खा रहा होगा। मतलब मैं जिस खास बिंदु की बात कर रहा हूं उस खास बिंदु पर वह क्या कर रहा होगा, खा रहा होगा। अर्थात वह कार्य उस समय चल रहा होगा, उस खास बिंदु पर चल रहा होगा, उस खास बिंदु पर वह कर रहा होगा, चल रहा होगा। ऐसा ही कर, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब फ्यूचर टाइम में, भविष्य में उस खास बिंदु पर यदि कार्य चल रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको हम लोग करेंगे कंटिन्यूअस। फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। और कंप्लीट फ्यूचर टाइम को जो बोध कराएगा, कंप्लीट फ्यूचर टाइम, जैसे मैंने कहा था कि कंप्लीट पास्ट टाइम को जो बोध कराएगा वो आपको आ जाएगा सिंपल पास्ट में, या कंप्लीट प्रेजेंट को जो बोध कराएगा वो सिंपल प्रेजेंट में। उसी तरह कंप्लीट फ्यूचर को जो बोध कराएगा वो आएगा आपको जिसमें कि यह स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा, कोई बिंदु, कोई खास समय, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। वैसी स्थिति में वह सिंपल फ्यूचर टेंस, उसमें सिंपल टेंस के सिंपल रूप उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ टाइम इंडिकेट नहीं होता है। चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो, उसको सिंपल इसलिए कहा गया है सिंपल टेंस के रूप में क्योंकि उस समय पर उस वक्त कोई खास समय निश्चित नहीं हो पाता है, उस वक्त कंप्लीट टाइम को लेकर के चलता है। वो कंप्लीट फ्यूचर टाइम को, कंप्लीट पास्ट टाइम को या कंप्लीट प्रेजेंट टाइम को लेकर चलता है, उसमें कोई खास बिंदु, एक नियत समय स्पष्ट नहीं हो पाता। तो चलिए अब उसी फ्यूचर टाइम में जिस खास समय का मैं चर्चा कर रहा हूँगा, उस खास समय तक यदि कोई कार्य कंप्लीट हो चुका हो तो इसको परफेक्ट में रखेंगे, तो उसको परफेक्ट में रखेंगे, यानी फ्यूचर के परफेक्ट में रखेंगे। और उस खास समय फ्यूचर टाइम के, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर टाइम के उस खास समय, जिस समय की मैं चर्चा कर रहा हूं,
उस समय से पहले से कोई कार्य होता तो आ रहा है, लेकिन उस खास समय, जिस समय की मैं चर्चा कर रहा हूं, उस खास समय पर भी वह काम हो रहा है, तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। स्पष्ट है? इसमें क्या हुआ कि इस समय तक यह कार्य जो है खत्म हो गया हो, और इस समय यह काम जो है, मतलब काम बहुत पहले से आ रहा है, और उस खास समय, जिस खास समय की मैं चर्चा कर रहा हूं, उस खास समय पर भी वह कार्य चल रहा है, तब वह फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला है। तो इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में हम लोगों ने इसको स्पष्ट देखा कि कैसे यह जो है यूज होगा और किस तरह से हम लोग उसके सेंटेंस को समझ पाएंगे। अब मैं इसके चारों टेंस और टाइम को थोड़ा क्लियर कर दूं, फिर स्ट्रक्चर। अब देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने पहले ही कुछ बातों को बोर्ड पर नोट कर लिया है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जो चार टेंस है, मैंने अब थोड़ा देर पहले बताया था कि 3 टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टाइम और 4 टेंस, सिंपल या इसी को इंडिफिनिट भी कहा जाता है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैं सबसे पहले इस 4 टेंस को स्पष्ट कर देता हूं कि चारों टेंस में, चाहे वो किसी भी टाइम के लिए अप्लाई हो, टेंस ये होगा सिंपल वाले का कि उस समय से संबंधित कोई तथ्य या सूचना। उस समय का मतलब हुआ कि जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, अर्थात अगर मैं अगर वर्तमान समय की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट टाइम का, या जो है भूतकाल के समय की बात कर रहा हूं अर्थात पास्ट टाइम का, या फिर मैं भविष्य के समय की बात कर रहा हूं फ्यूचर टाइम का, जिस समय की भी मैं बात कर रहा हूं, उस समय से संबंधित कोई भी तथ्य या सूचना अगर हो तो उसको हम सिंपल में लिखेंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित है तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट से संबंधित है तो सिंपल पास्ट, फ्यूचर से संबंधित है तो सिंपल फ्यूचर। दूसरा कॉन्टिन्यूअस में उसको लिखेंगे जब उस समय अर्थात अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं या फ्यूचर टाइम की बात कर रहा हूं या फिर मैं पास्ट टाइम की बात कर रहा हूं, जिस समय की भी मैं बात कर रहा हूं, उस समय में किसी खास बिंदु पर, अर्थात किसी एक खास निश्चित समय में वह काम जारी है या जारी था या जारी रहेगा, तब मैं कंटिन्यूअस का प्रयोग करूंगा। और परफेक्ट का प्रयोग मैं तब करूंगा जब उस समय अर्थात प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, उस समय में वह कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, उस समय में वह कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, तब मैं करेंगे जब उस समय, मैं बार बार जो उस समय लिख रहा हूं, उस समय का मीनिंग होता है कि मैं प्रेजेंट टाइम का, पास्ट टाइम का या फ्यूचर टाइम का, जिस टाइम का बात कर रहा हूं, उस समय कोई भी काम किसी खास बिंदु पर जारी तो है, परंतु उस खास बिंदु से बहुत पहले से चलता आ रहा है। मतलब उस समय में अर्थात प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में किसी खास बिंदु पर अर्थात किसी निश्चित समय में वह जारी है, किसी निश्चित समय में वह जारी है, लेकिन वह काम बहुत पहले, उस बिंदु से बहुत पहले शुरू हुआ है, अर्थात पहले से वो चलता आ रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां पर हमने चारों टेंस के अर्थ को स्पष्ट समझा। यही 3 टाइम है और यही 4 टेंस, इसी को मिलके 12 हो जाते हैं। जब टेंस की बात करूं, ये बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो प्रेजेंट टाइम में ही 4 तरह के टेंस, टाइम में ही टेंस, फिर फ्यूचर टाइम में ही 4 तरह के टेंस, और इस तरह से हो गए 12 टेंस। तो ऐसे ही इसका उपयोग होता है। तो चलिए अब स्ट्रक्चर को क्लियर करूंगा। सारे टेंस स्ट्रक्चर को क्यों करने का याद बिल्कुल भी याद करना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको यहाँ देखते देखते याद हो जाएगी, और भविष्य में अगर कभी आप भूल भी जाते हैं तो आप खुद से बना लीजिएगा। ऐसा ट्रिक्स मैं देने जा रहा हूँ, बस अब बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र 10 मिनट का और वीडियो होगा, और 10 मिनट में मैं उसे स्पष्ट कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा आप लोगों को।
तो चलिए अब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा बेहतरीन टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको टेंस के किसी भी स्ट्रक्चर को याद नहीं करना पड़ेगा। अभी तुरंत आपको 10 मिनट के अंदर देखते ही देखते सारा का सारा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। और यह एक ऐसा टेक्निक है जिसको अगर आप समझ लिए तो अगर फ्यूचर में आप भूल भी जाते हैं आप, तो भी आप आसानी से आप हल कर सकते हैं, आसानी से खुद ब खुद उसके स्ट्रक्चर को निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ बेसिक चीज़ को बोर्ड पर लिख रखा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है। तो चलिए उसको मैं समझाता हूँ, और बहुत सिंपल सी चीज़ है, 2 मिनट में आप समझ जाइएगा। और उसके बाद मैं तुरंत उसको स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊंगा कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, किस प्रकार स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो तुरंत आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक वर्ब का चार्ट है, ठीक है। ये तीनों वर्ब काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ब है। इसके रूप आपको जनरली सारे बुक्स में नहीं मिलेंगे, कुछ ही इन्हें गिने हाई लेवल के बुक्स में मिलेंगे। सारे बुक्स में इसके रूप आपको नहीं मिलेंगे, इसके फॉर्म्स नहीं मिलेंगे। खास करके ये ऊपर वाले 2 का, ये वाला तो आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन इसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने लिखा। इसके अलावा आप इसका ध्यान रखें कि सब्जेक्ट के बाद जैसे ही V1 ये इज, एम, आर, वाज, वेयर आएगा, उसके जस्ट बाद या तो नाउन आएगा या V4 आएगा, वर्ब का चौथा रूप। इसके बाद जैसे ही हैज, हैव, हैड आएंगे तो ना या तो नाउन आएंगे या V3 आएंगे, वर्ब के तीसरे रूप। और फ्यूचर के लिए सेल विल का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद जैसे ही सेल या विल आएगा तो उसके बाद सिर्फ V1 आ सकता है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो खास करके एक्टिव सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि ये 3 जो है इस, एम, आर, इसको प्रेजेंट के लिए, वाज, वेयर को पास्ट के लिए, हैज, हैव को प्रेजेंट के लिए और हैड को पास्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ आप यह भी ध्यान रख लीजिए कि किसी भी निगेटिव सेंटेंस को लिखने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब, खास करके फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी सेंटेंस में 2, 3, 4 तक ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। लंबे सेंटेंस में 4 तक, कहीं 5 भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। लेकिन खास इसलिए मैं यहाँ पर ध्यान दिला देना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसके बाद नोट लगेगा। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव होता है जिसका हाँ या नो में उत्तर मिलता है, जिसको यस नो इंट्रोगेटिव बोलते हैं हम लोग। दूसरा इंट्रोगेटिव होता है जिसका उत्तर हम लोगों को यस नो में यानी कि हाँ या नो में नहीं मिलता है, उसको हम लोग WH इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो यस नो इंट्रोगेटिव के लिए बस उसी ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस के शुरुआत में लिख देना है। और यस नो इंट्रोगेटिव का अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, नहीं होगा निगेटिव तो नोट नहीं लगाएंगे, बस ऑक्सिलरी वर्ब को शुरुआत में लिखेंगे। और अगर WH वाला होगा तो उसी स्ट्रक्चर में शुरुआत में WH वर्ड जुड़ जाएगा। बस छोटी सी बात है। और इसके साथ एक बात और इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है कि इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वर्ब। और इंग्लिश के किसी भी स्ट्रक्चर में कम से कम एक मेन वर्ब होना जरूरी है, कम से कम एक मेन वर्ब होना जरूरी है। और उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरह का होता है। खास तौर पर तो वर्ब इम्पोर्टेंट है। बिना वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन बिना वर्ब का कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, कोई भी अर्थ क्लियर नहीं होता है। तो वर्ब तो होना ही चाहिए। और साथ में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, इस छोटी सी बात को ध्यान में रखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि एक एक टेंस का स्ट्रक्चर, 12 टेंस जो कुल मिला करके निकले, उस 12 टेंस का स्ट्रक्चर, आपको उस स्ट्रक्चर में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। आराम से आपको यहाँ पर देखते देखते याद हो जाएगी। और बाय द वे अगर भूल भी जाएं
तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इतना बेहतरीन टेक्निक है कि आप खुद ही उसको बना लेंगे, भूलने के बाद ही बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के पास। तो जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लेते हैं, जिसको एसपी टेंस बोलते हैं, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं एसपी टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए प्रेजेंट और पास्ट को एक साथ ही हम लोग कर लेंगे, प्रेजेंट और पास्ट एक साथ हो जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट का लेते हैं, साथ में हम लोग देख लेंगे सिंपल पास्ट का भी। तो स्ट्रक्चर देखिए, हमने क्या कहा कि इंग्लिश के किसी भी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तो होना ही चाहिए, होते ही हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जब इंग्लिश के किसी भी स्ट्रक्चर में यह होता ही है, यह बेसिक चीज है, तो इस स्ट्रक्चर में भी जाहिर सी बात है कि होंगे ही। अब इसका जो मुख्य बात है वो क्या है, यहाँ देखिए वर्ब का पहला रूप V1 जो प्रेजेंट में होता है प्लूरल के लिए, और पांचवा रूप V5 जो कि प्रेजेंट में होता है सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पर V1 या V5 आ जाएगा। हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। जिसको याद होगा स्ट्रक्चर उसको पता होगा कि यही स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। पास्ट में भी क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसी की जगह पर आपको पास्ट के लिए V2 का प्रयोग कर देना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा प्रयोग कर देना है। अब यदि निगेटिव बनाना हो, जब निगेटिव बनाना हो तब हम लोग क्या करेंगे। निगेटिव बनाने के लिए हमने कहा है कि ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद नोट चाहिए, और हम देखते हैं कि इसमें तो ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं। तो इसमें जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो हमको एक ऑक्सिलरी वर्ब खुद से देना पड़ेगा, तो हम एक ऑक्सिलरी वर्ब इसमें देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा वर्ब के लिए ही हम लोग यहाँ पर बीच में डू को रखे हैं, डू जो भी इसका फॉर्म में रखा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग प्रेजेंट के लिए डू या डज लगा देते हैं, तो यह V1 या V5 का काम कर जाएगा। V1 में डू, V5 में डज। और अगर पास्ट की बात करें तो साथ ही हम निपटा लेते हैं, पास्ट में डिड जो कि V2 का काम कर जाएगा, प्लस अब चूंकि ये आपको V1 या V5 का काम कर दिया है, पास्ट के लिए V2 का काम ये कर दिया है, तो आगे जो हम लोग वर्ब लिखेंगे वो वर्ब अपने मूल रूप में ही रहेगा, और निगेटिव होने के लिए इसके बाद हम लोग नोट लगा देंगे। बहुत ही सिंपल सा है। इसमें आपने देखा प्रेजेंट और पास्ट का एक साथ आप देख रहे हैं। अगर इसी में हम लोग ये सिंपल पर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो इंट्रोगेटिव एक यस नो वाला जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब को शुरुआत में लेके चले जाते हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, यही ऑक्सिलरी वर्ब शुरुआत में चला जाएगा। यानी हमारा जो स्ट्रक्चर होगा ये डू या डज, अगर पास्ट में होना वो तो डिड प्लस सब्जेक्ट, अगर नकारात्मक हो इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव तो नोट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में दे रहे हैं, प्लस वर्ब का अपना मूल रूप, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से अगर ये वाला इंट्रोगेटिव हो जिसको हम लोग WH वाला बोलते हैं, तो सेम इसी स्ट्रक्चर में आगे WH वाला जो वर्ड होगा वो जुट जाएगा। WH वर्ड बोलते हैं जैसे अगर क्या लगा रहे तो व्हाट, क्यों लगा रहे, कैसे लगा रहे, जो भी लगा रहे उसका हम लोग अंग्रेजी जो है वहाँ पर इंग्लिश वर्ड जो है वहाँ पर लगा देंगे। बस इस तरह से हमारा देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का टोटल स्ट्रक्चर रेडी। और इस तरीका से आप अगर देखेंगे तो अगर हो तो इस वीडियो को अगर यहाँ पर हो तो आप रोक करके या 2 बार 3 बार इसको रिवाइज कर ले, दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये कैसे हमने किया है। सारी बातें यहाँ से उठा करके बस पुट किया है बेसिक चीज़ में, और अपने आप यह तैयार हो गया है और याद हो गया। अगर याद न भी रहे, भूल भी जाए भविष्य में, तो आप इसी तरह से याद रख लेंगे, ये छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे और खुद से ही तैयार कर लेंगे। इस तरह से अब तुरंत मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बता रहा हूँ, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ ही साथ पास्ट कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं PC टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पास्ट कंटिन्यूअस भी कर सकते हैं, हम साथ ही साथ दोनों करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इंग्लिश के किसी भी स्ट्रक्चर में होंगे तो इसमें भी होंगे, वो जनरल फॉर्म में तो होंगे। अब देखिए हम यहाँ पर कंटिन्यूअस ले रहे हैं, कंटिन्यूअस के लिए चाहिए V4, तो V4 आएगा।
कंटिन्यूअस के लिए चाहिए V4 तो V4 आएगा। अब देखिए V4 से पहले कौन सा वर्ब आता है, तो V4 से पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि इज एम आर वाज वेयर आता है, जिसमें हमने यहाँ लिख दिया है कि इज एम आर जो है वो प्रेजेंट के लिए होता है और वाज वेयर जो है वो पास्ट के लिए होता है। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात होगी तो इज एम या आर लगा देंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस की बात होगी तो वाज या वेयर लगा देंगे। इसमें से कौन सा लगेगा वो हम लोग जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पर तय करते हैं। तो इस तरह से ये भी रेडी। अब इसका अगर निगेटिव बनाना हो तो इसमें तो ज़्यादा समस्या है नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब दिख ही रहा है। इस ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद हम लोग नोट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इसी ऑक्सिलरी वर्ब को शुरुआत में लेकर चले जाएंगे, और अगर WH वाला हो तो उसके आगे ही WH वर्ड लगा देंगे, जो कि हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में करके दिखाए हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ ही रहा है, आप इसके स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे। अब चलिए हम जो है प्रेजेंट का परफेक्ट लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट साथ ही साथ पास्ट परफेक्ट भी हो जाएगा। मैंने कहा है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इंग्लिश के किसी भी स्ट्रक्चर में होंगे तो इसमें भी होंगे, और परफेक्ट के लिए हम यूज करेंगे V3, और V3 अपने पहले क्या लेता है, हैज हैव या फिर हैड, हैज हैव। तो हैज हैव प्रेजेंट के लिए, और जब पास्ट की बात होगी तो हैड लगा देंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट भी और पास्ट परफेक्ट भी एक साथ हो गया। इसका फिर अगर निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव के लिए यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है ही, तो इसके बाद हम लोग नोट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव अगर यस नो वाला होगा तो इसी को हम लोग शुरुआत में लगा देंगे, और अगर WH वाला हो तो उसके पहले हम लोग WH वर्ड लगा देंगे। क्लियर है? अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, साथ ही साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, शॉर्ट में हम इसको PPCT लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट भी मान सकते हैं, दोनों साथ ही हम कर रहे हैं इसलिए। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सब में होते हैं तो इसमें भी होंगे, लेकिन यहाँ पर दो बात है, कंटिन्यूअस भी है परफेक्ट भी है। कंटिन्यूअस के लिए चाहिए V4 और परफेक्ट के लिए V3 और हैव चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हैज या हैव लगाते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। परफेक्ट के लिए तो हैव आएगा, कंटिन्यूअस के लिए तो V4 आएगा, लेकिन हैव अपने बाद कभी भी V4 लेता ही नहीं है। हैव अपने बाद या हैज हैव हैड जो भी हो तीनों में से वो अपने बाद V3 ही लेता है। तो V3 यहाँ पर हम लोग कहाँ से देंगे ताकि इसका अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए, तो इसके लिए हम लोग बीन का प्रयोग यहाँ से कर देते हैं, क्योंकि बी मतलब होना होता है और उसके रूप को लगाने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग इस तरह से जब यूज करते हैं तो हमारा ये काम क्लियर हो जाता है और स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। अगर यही पास्ट वाला हो तो हैज हैव की जगह पर हेड लगेगा, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। इन अब निगेटिव के लिए तो अब कहने की बात नहीं है, आपको याद ही है। निगेटिव के लिए इसके बाद हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव के लिए इसको आगे ले जाएंगे, WH वर्ड लगा देंगे। क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा कितना सिंपल वे में सिंपल ये प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के सारे को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग फ्यूचर का भी देखेंगे, ठीक है? तो चलिए फ्यूचर के लिए तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फ्यूचर का, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर टेंस मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सब में होते हैं तो इसमें भी होंगे। अब देखिए फ्यूचर के लिए होते हैं क्या, शैल या विल, और शैल विल अपने बाद कौन सा भाग लेगा, V1। क्लियर? स्ट्रक्चर रेडी हो गया। फ्यूचर के लिए यहाँ पर लिखे हैं शैल विल, तो शैल विल डाल देंगे, और शैल विल अपने पहले क्या लेता है तो V1, तो हम लोग V1 डाल देंगे, स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अगर कोई कंट्राडिक्शन होता तो फिर इसको दूर करते, जैसे आगे देखेंगे कि कंट्राडिक्शन भी आएगा। अब देखिए इसका निगेटिव वगैरह कहने के लिए अब कहने की जरूरत नहीं है, इसके बाद नोट लगाना, इसको आगे ले जाना, तो इंट्रोगेटिव बन जाना, बहुत सिंपल है। अब चलिए फ्यूचर का कंटिन्यूअस देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस
सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सब में होते हैं तो इसमें भी होंगे। फ्यूचर के लिए शैल विल चाहिए तो शैल या विल चाहिए। कंटिन्यूअस के लिए तो V4 लगेगा, लेकिन शैल विल अपने बाद सिर्फ और सिर्फ V1 लेता है। शैल विल अपने बाद सिर्फ V1 लेता है। कंट्राडिक्शन आ गया। यहाँ पर फ्यूचर तो संतुष्ट हो गया शैल विल लेकर, कंटिन्यूअस भी संतुष्ट हो गया V4 लेकर, लेकिन शैल विल संतुष्ट नहीं हुआ है क्योंकि वो अपने बाद सिर्फ V1 लेता है। और अगर मैं इसको V1 कर दूं तो कंटिन्यूअस गड़बड़ा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बी वर्ब को इसके बीच डालते हैं, इसका भी काम खत्म, V1 मिल गया, सारे कंट्राडिक्शन क्लियर। और निगेटिव इंट्रोगेटिव अब आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि बस इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मैंने स्पष्ट कहा था कि फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब, अगर 2 3 4 ऑक्सिलरी वर्ब भी हो तो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नोट लगेगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी इसी फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब को उधर ले जाएंगे और WH वाला होगा तो पहले WH वर्ब लगा देंगे। अब चलिए फ्यूचर का परफेक्ट लेते हैं हम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तो सब में होते हैं तो इसमें भी होंगे। बस एक छोटी सी बात को ही हम लोग बार बार दोहराते हैं, कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत है, इसमें भी होंगे। परफेक्ट के लिए V3 चाहिए, फ्यूचर के लिए शैल या विल चाहिए। अब इसके बाद V1 चाहिए। अब V1 देने के लिए तो हम V भी दे सकते हैं, लेकिन V देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि V3 के पहले इसमें से कुछ चाहिए। अब इसका जो वर्ब का पहला रूप होगा वो V1 देंगे, V नहीं देंगे। तो वो V1 इसमें से आपको हैज हैव हैड में से V1 है V1 है। अब इसी V1 को हम लोग यहाँ रखते हैं। तो देखिए इसका भी काम हो गया, सारे चीज क्लियर हो गए, स्ट्रक्चर रेडी हो गया। निगेटिव इंट्रोगेटिव तो आप लोग को याद हो गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सब में होते हैं तो इसमें भी होंगे। कंटिन्यूअस को V4 चाहिए तो V4 चाहिए, फ्यूचर को शैल विल चाहिए तो शैल विल चाहिए। अब देखिए एक परफेक्ट को प्रॉब्लम, दूसरा शैल विल को प्रॉब्लम। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए क्योंकि परफेक्ट को V3 चाहिए तो हम यहाँ पर हैव देते हैं तो इसको V1 मिल गया, और इस बीच में जब बीन लगाते हैं तो इसको V3 मिल गया। सारे रूल्स को फॉलो भी कर लिया और स्ट्रक्चर भी रेडी हो गया। इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव आप लोग आसानी से कर सकते हैं, पता ही है। इसके बाद नोट लगाना है, इसको आगे ले जाना। तो अभी आपने देखा कि कितना आसानी से हम लोग सारे स्ट्रक्चर को खुद से ही ड्रॉ कर, अगर भूल भी जाएंगे तो ड्रॉ कर, इतना आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अगर भूले तो ड्रॉ हो जाए। तो इस तरह आप आसानी से यह काम कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसे 2-3 बार देख सकते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ का, हर एक जगह का समस्या इसमें दूर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। और देखिए इसको समझने के बाद यह भ्रम नहीं रह जाएगा कि ये सेंटेंस टेंस का नहीं है, ये सेंटेंस जो है टेंस से बाहर का है। एक्चुअल में सेंटेंस कोई भी टेंस से बाहर का हो नहीं सकता है, कुछ भी टेंस से बाहर का हो नहीं सकता है। टेंस में ही सारे के सारे हैं, टेंस से बाहर कुछ भी नहीं है। बस क्या है ना कि इस दोनों वर्ब की जानकारी के अभाव में, या उसके रूप जानते तो हैं ही, बी एक वर्ब है एक वर्ब जानते हैं, लेकिन उसके फॉर्म को नहीं जानते हैं, उसको मेन वर्ब के रूप में नहीं जानते हैं, तो इस वजह से समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए लोग कह देते हैं कुछ सेंटेंस के बारे में, जैसे अगर किसी से पूछ दिया जाए कि ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए गुड बॉय कौन से टेंस में है, तो अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये कौन से टेंस में है। और जनरली लोग कह देते हैं कि ये तो टेंस से बाहर है, ही इज़ ए गुड बॉय टेंस से बाहर है, क्योंकि वो देखते हैं कि इज के बाद तो V4 होगा तभी तो हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं, और सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 होगा तभी हम सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं। तो उसको कोई भी ये मिलता नहीं है कि कौन सा टेंस के। हिंदी स्ट्रक्चर में भी जाता है तो ता है, ते है, ती है, मिलता नहीं है, न रहा, रहे, रही, कुछ नहीं मिलता, तो कंफ्यूज हो जाते हैं।
लेकिन अगर इसको समझ गए तो अब आपका समस्या दूर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं ही इज ए गुड बॉय, इज जो है वो ही क्या है, ही सिंगुलर है, और सिंगुलर के बाद V1 या V5 चाहिए सिंपल प्रेजेंट के लिए, और इज V5 है, सिंगुलर के बाद V5 चाहिए, मतलब सब्जेक्ट के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस होने के लिए सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 चाहिए। ही चूंकि सिंगुलर है तो उसके पहले उसके बाद V5 चाहिए, और इज V5 है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब आप समझ जाएंगे कि ही इज ए गुड बॉय जो है वो कौन सा टेंस है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई एम काइंड कौन सा टेंस है, वो भी आपको सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि आई के बाद V1 लगा हुआ है एम, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसको समझने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कौन सा टेंस ये जो है टेंस के बाहर है कि टेंस में नहीं है। एक बात दिमाग में रख लीजिए कि टेंस के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है, टेंस के बाहर कुछ भी नहीं है, सारे क्यों सोचने वाली बात है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हम लोग जब कोई बात बोलेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे तो क्या करेंगे, या तो वर्तमान काल की बात करेंगे, भूतकाल की बात करेंगे, भविष्यत काल की बात करेंगे, और यह तीनों का तीनों टेंस में है। इससे बाहर कौन से काल में हम जाके बात करें, ये तीनों के तीनों टेंस में है, तो टेंस से बाहर कुछ होंगे ऐसा सोचना ही जायज नहीं है। टेंस से बाहर कुछ नहीं हो सकता, सारे के सारे टेंस के अंदर ही होंगे, टेंस से बाहर नहीं है। बस जानकारी का अभाव या अधूरी जानकारी के कारण ऐसा महसूस होता है, टेंस से बाहर कुछ नहीं होते। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और एक चीज़ मैं लास्ट में फिर से बता देने जा रहा हूँ, टाइम एंड टेंस वर्ड का जो मैंने डिस्कस किया था। टाइम इंडिकेट करता है, जो मैंने वहाँ पर विस्तार से इस वीडियो में मैंने बताया उसके बारे में, लेकिन मैं लास्ट में उसके पॉइंट्स को बोल देने जा रहा हूँ कि टाइम जो है वो इंडिकेट करता है, टाइम इंडिकेट करता है टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि कोई जो काम हुआ, जो एक्शन हुआ, काम हुआ, उस काम के समय को इंडिकेट करता है टाइम। लेकिन टेंस जो है वो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस को इंडिकेट करता है, अर्थात वह कार्य कितना पूरा हुआ है, कितने डिग्री तक पूरे हुए हैं, मतलब उसके कंप्लीटनेस की स्टेज क्या है, वह किस स्टेज तक, किस स्थिति तक वह कार्य पूरा हुआ है, नहीं हुआ है, हो रहा है, कैसी स्थिति है, इस बात को इंडिकेट करता है। इसको मैंने इस वीडियो में तो काफ़ी विस्तार से बताया है, लेकिन अंत में मैं उसके दो मुख्य बात को, जिस दो मुख्य बात को लेकर मैंने इतना विस्तार से चर्चा किया, उस दो मुख्य बात को मैं स्पष्ट वर्ड टू वर्ड रख देने जा रहा हूँ कि टाइम जो है वो टाइम ऑफ एक्शन को इंडिकेट करता है, और टेंस जो है वो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस को इंडिकेट करता है। तो चलिए, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आप इस वीडियो के देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए, इसी के साथ ही हम क्लास को स्टॉप करते हैं, और आपका